दोस्तों नमस्कार। जो होना है 2024 में ही होगा। 2029 का इंतजार करने को कोई तैयार नहीं है। यहां तक कि अब विपक्ष भी समझ चुका है 2024 में चूक गए तो फिर 2029 भूल जाइए। और विपक्ष के भीतर कर्नाटक चुनाव के परिणामों के बाद जो कवायद शुरू हुई है उसमें महज ये कांग्रेस की जीत नहीं है बल्कि समूचे विपक्ष की जीत है। और इस बात का जिक्र कौन कर रहा है? इस बात का जिक्र शरद पवार कर रहे हैं, जिनके अपने पार्टी के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे थे। यह अलग मसला है कि उनको 0.5% से भी कम वोट मिला या कहें नहीं के बराबर वोट मिला। लेकिन अब 2024 निशाने पर है और 2024 महज विपक्ष के निशाने पर नहीं है। दरअसल कर्नाटक के चुनाव का प्रभाव बीजेपी के भीतर भी पड़ने लगा है। और बीजेपी के भीतर भी यह सवाल है, जो इंतजार कर रहे हैं या जो इंतजार कर रहे थे कि 2024 को भूल जाइए और 2029 तक इंतजार कीजिए, उनके भीतर भी कसमसाहट शुरू हो गई है। जो होना है 2024 में होना है। और चाहे अनचाहे जो रास्ता इस देश का दिल्ली तक पहुंचता है वो अभी भी यूपी से ही तय होता है। और यूपी के भीतर जो कुछ निकाय चुनाव में हुआ और उसी वक्त जो कुछ कर्नाटक में हुआ, दोनों ने मैसेज एक बहुत साफ दे दिया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस से किसे लड़ाई लड़नी है, आने वाले वक्त में विपक्ष के सामने कौन खड़ा होगा। बीजेपी की मौजूदगी तो रहेगी, लेकिन वह नेता कौन होगा, वह चेहरा कौन होगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक यही माना जाता रहा कि दरअसल योगी आदित्यनाथ की पहचान उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी है और पैन इंडिया यानी समूचे देश में बीजेपी की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। और नरेंद्र मोदी समूचे देश में अलग अलग राज्यों के आश्रय लोकसभा चुनाव को भी साधने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक झटके में कर्नाटक ने ऐसा क्या कर दिया और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणामों ने ऐसा क्या कर दिया कि मैसेज यही आने लगा, अगर पैन इंडिया का मतलब मोदी के जरिए सिर्फ गुजरात बचा हो और उत्तर प्रदेश का मतलब योगी आदित्यनाथ हो, तो गुजरात की तुलना में तो 3 गुना ज्यादा लोकसभा के सांसदों को देने की स्थिति में उत्तर प्रदेश है। तो क्यों नहीं एक ऐसे दांव की तैयारी की शुरुआत हो जाए जिस दांव के आश्रय जो बीजेपी के भीतर की कसमसाहट थी कि मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों की मौजूदगी कमोवेश पैन इंडिया में राजनीतिक चुनाव की बिसात बिछाती रही। और तमाम राज्यों में एक के बाद एक तमाम राज्यों को अगर परखते चले जाइए तो किसी भी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है या फिर उस मुख्यमंत्री की अपनी राजनीतिक ताकत दिल्ली के दरबार में सिमटी हुई है, सिवाय एक शख्स के, और वो है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने किया या कहीं योगी आदित्यनाथ ने किया, वह इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि बकायदा बीजेपी के टिकट पर दूसरा नहीं कोई शख्स, उसके आश्रय मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतरे और तकरीबन 60 मुस्लिम उम्मीदवार जो बीजेपी के साथ खड़े थे वह चुनाव जीत गए। और पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिमों में एक संशय की स्थिति है कि जिस मॉडल को लेकर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं उसमें वोटों का ध्रुवीकरण तो तय है, यानी 80-20 का खेल खुले तौर पर होगा। अब मुस्लिमों के सामने उत्तर प्रदेश में बड़ा संकट कि वह किस दिशा में जाए। विधानसभा में वो समाजवादी पार्टी के साथ गए, लेकिन सफलता समाजवादी पार्टी को नहीं मिली। ध्रुवीकरण वोटों का हुआ और बीजेपी बड़ी ताकत के साथ जीत गई या कहीं योगी आदित्यनाथ बड़ी ताकत के साथ जीत गए। घमासान क्यों होने की स्थिति में बीजेपी के भीतर हर कोई फड़फड़ाने लगा है, यह दरअसल मौजूदा वक्त में बीजेपी की घटती ताकत नहीं बल्कि बीजेपी के नायक का चमक और उसकी ऑरा का खत्म होना है। और यह मुश्किल सबके सामने है कि अगर तमाम राज्यों में बीजेपी के नेता जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हों या मुख्यमंत्री अभी भी हों या जो सबसे कद्दावर नेता रहा हो, जो उनकी पहचान दिल्ली के दरबार से हटकर नहीं है और वो दिल्ली दरबार के इशारे पर ही उनकी पूरी राजनीतिक पहलकदमी होती है, तो क्या आने वाले वक्त में उनके भीतर अगर कोई राजनीतिक परिवर्तन 2024 से पहले दिखाई देगा तो उसकी जमीन
उत्तर प्रदेश होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं निकले हैं, यह हिंदू महासभा से निकले हैं जो सावरकर ने बनाई थी। और खुद योगी आदित्यनाथ के पीछे राम मंदिर आंदोलन के बाद से पूरी की पूरी आरएसएस आकर खड़ी हो गई। और शायद इसीलिए जब 2017 में मुख्यमंत्री पद पर नाम मनोज सिन्हा का लिया जा रहा था तो आरएसएस ने खारिज कर दिया था। और 2022 में जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी की पूरी बिसात बिछ चुकी थी, उस वक्त आरएसएस ठसक के साथ योगी आदित्यनाथ के पीछे आकर खड़ा हो गया। और इन तमाम वर्षों में अगर देखते चले जाइए तो इस दौर में दिल्ली ने एक ही पाठ आरएसएस को पढ़ाया और बीजेपी को पढ़ाया, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है और चुनाव की जीत ही विचारधारा है। चुनाव की जीत ही आपको विस्तार देगी और चुनाव की जीत ही आपके साथ ताकत को जोड़ेगी, जिसके बाद आप संवैधानिक आवरण के साथ इस देश में कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा रहा जहां पर मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कोई जुड़ाव नजर नहीं आया। उल्टे 36 के आंकड़े के तौर पर दिल्ली की मौजूदगी नजर आई, जहां पर अमित शाह की मौजूदगी हो और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी हो। और जिस वक्त कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त इन दोनों नेताओं ने खुद को कर्नाटक में झोंक दिया था। एक भी ऐसी रैली करने वह उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचे जिससे यह मैसेज जाता कि दरअसल ध्यान उत्तर प्रदेश की दिशा में भी है। अपने बूते अकेले कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। सवाल अब क्या है कि आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीर जो हमारे पीछे लगी हुई ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि आपके जहन में अगर 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश के आ रहे हों तो एक क्षण के लिए देखिए, उस वक्त यह तस्वीर बीजेपी ने जारी की थी। लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव के परिणाम निकल कर आए, क्या ऐसी तस्वीर लगाई जा सकती थी जो बीजेपी लगाती? जी नहीं। बीजेपी ने कमाल का काम किया और योगी आदित्यनाथ को ही दरकिनार कर दिया और उस पूरे पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब कर दी। यह वो तस्वीर है जिसके जरिए समझ में आता है कि दरअसल किस तरीके का पूरा खेल किया गया था। यानी ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से आभार। और तस्वीर किसकी लगी हुई है? जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की। योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं है। जाहिर है यह तस्वीर किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ उसमें पहले उन परिस्थिति को समझिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के भीतर जब चुनाव परिणाम निकल कर आए तो पता चला, अगर एक तरफ समूचा विपक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाए, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस, चारों पॉलिटिकल पार्टी के नगर पंचायत को जीत मिली। अगर चारों की जीत को मिला दीजिएगा तो 137 सीटों पर जीत मिली। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की नगर पंचायत की जीत 191 सीट पर है। अपने बूते, अपने बूते का मतलब यहां योगी आदित्यनाथ अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। और योगी आदित्यनाथ को बार बार पटरी पर दिल्ली अपने अनुकूल लाने के लिए अपने लिहाज से ब्यूरोक्रेसी को भेजती है। वहां पर 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति होती है, कई मंत्रियों का पद वो निर्धारित करती है या उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में लेके आती है। सब कुछ इस दौर में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की बिसात को उलट कर रख दिया। लेकिन उसके बाद नगर पालिका परिषद के भीतर भी आइए तो इन 4 विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस, सब ने मिलकर 62 सीटें जीती। और कांग्रेस के काउंटर के साथ अगर मौजूदा वक्त में आप देखना शुरू करें बीजेपी को, तो उसने 89 सीट जीती। यहां पर एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण पूरे देश में नहीं चल रहा है और वह सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलेगा? और उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिमों के सामने यह मैसेज है कर्नाटक के बाद, क्या वो अपने आप को अब कांग्रेस के साथ खड़ा कर दें? और अगर कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम खड़ा हो जाता है तो एक झटके में समाजवादी पार्टी का पूरा वोट बैंक ढहढहा कर गिर जाएगा। ढहढहा कर गिरने का मतलब इसलिए है क्योंकि इस निकाय चुनाव के भीतर भी समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट दिया, कायस्थ को दिया, कुर्मी को दिया, क्षेत्रीय को दिया, दलित को दिया और यह मानकर चल रहे थे कि यादव तो आएगा ही और उसमें अगर मुस्लिम जुड़ जाएगा तो जीत मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम साथ नहीं खड़े हुए, जिसकी
उपस्थिति इनके जहन में थी, हां ऐसा होगा, यानी जो उम्मीद थी वह नहीं चल पाई। और उसके साथ अगर देखिए, बीएसपी ने मुस्लिमों को बड़ी तादाद में टिकट दिए, लेकिन दूसरी तरफ पहली बार बीजेपी ने भी अपने तौर पर निकाय चुनाव में मुस्लिमों को खड़ा किया। तकरीबन 300 लोग थे खड़े हुए उत्तर प्रदेश के भीतर में, 60 जीत गए और उन इलाकों से जीते जहां मुस्लिम की बहुतायत है। मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की ताकत इस देश के भीतर में बजरंग बली और बजरंग दल के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक ने खारिज कर दिया, तो इस पैन इंडिया के लीडर के तौर पर जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार चल रहे थे, उन मुद्दों में हिंदुत्व सबसे तीखा हथियार था। वो हथियार अगर खारिज हो गया और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वही हथियार सबसे धारदार है, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए यह 80-20 का खेल बाखूबी 2024 में भी चलेगा। हो सकता है पहला मैसेज ये जहन में आए, तो क्या यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में योगी पर निर्भर हो गए? सामान्य तौर पर निर्भरता वाला सवाल नहीं होता है, क्योंकि जब आप जनसंघ से लेकर मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में पन्नों को पलटेंगे तो दो नाम आपके जहन में तुरंत आ जाएंगे। मौजूदा वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी का हाशिए पर जाना और जनसंघ के काल में बलराज मधोक का हाशिए पर जाना। यानी जो ताकत की होड़ है और ताकत को पाने की बिसात है, उसको बीजेपी के भीतर बाखूबी बिछाया जाता है। और उत्तर प्रदेश अगर ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के कार्ड को खेलने को तैयार है, और ध्यान दीजिए गुजरात मॉडल भी इसी तर्ज पर गढ़ा गया और गुजरात के भीतर भी यह ध्रुवीकरण बाखूबी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की बिसात के हिसाब से चलता है। लेकिन वहां की कितनी सीटें, और उन सीटों की तुलना में इस देश में आप चीजों के रास्ते दिल्ली पहुंच नहीं सकते हैं। आपको चाहिए हर हाल में उत्तर प्रदेश, और वहां पर कमान और एब्सोल्यूट बॉस के तौर पर जब मौजूदगी योगी आदित्यनाथ की है, तो क्या यह टकराव नहीं होगा? इस टकराव का जिक्र हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि जब आप राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर घुसेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा, अच्छा यहां पर जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उन डिप्टी सीएम को दिल्ली से नियुक्ति हुई और उनकी ताकत एक झटके में, और किसी ने नहीं, अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ ने उनकी ताकत को खत्म किया। दूसरा सवाल, जो नेताओं की फहरिस्त थी उसमें जो अपने करीबी नेताओं को ताकत दी गई और उस ताकत के आसरे योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट को चलाना शुरू किया, और उसके बाद जो उनके करीबी आईएएस थे वह भी दिल्ली के मुताबिक नहीं चल रहे थे, वह भी योगी आदित्यनाथ के भरोसे और उनके आसरे चल रहे थे। यानी 3 स्तर पर काम, 2 डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स 3 और 2 आईएएस। इसके जरिए जब चीजों को चलाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के साथ जुड़े उन तारों को काट दिया जहां पर दिल्ली को यह लगता था कि इन तारों के आसरे वह अपने अनुसार चलाएगी उत्तर प्रदेश को। यहां पर इसलिए सवाल है क्योंकि जब आप एक लंबा प्रोसेस देखते हैं तो इस देश के भीतर में लगातार चुनाव जीतने के साथ बीजेपी में जो बैलेंस ऑफ पावर था वो और कोई नहीं कर रहा था, बल्कि मोदी और अमित शाह कर रहे थे। बैलेंस और पावर की ताकत उनके पास थी, इसीलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए और कुर्सी उन्होंने दिल्ली के कहने पर एकनाथ शिंदे को दे दी। और आज की तारीख में दिल्ली जो कहे वैसे देवेंद्र फडणवीस घूमने को तैयार हैं, जबकि उनकी अपनी राजनीतिक पहुंच और उनका राजनीतिक ज्ञान शायद दिल्ली वालों से ज्यादा हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़िए इसे। राजस्थान के भीतर वसुंधरा राजे, पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जब विधायकों की खरीद फरोख्त थी तो दिल्ली हरी झंडी नहीं दिखा रही थी। फिर किसी तरीके से सिंधिया की सहमति और उसकी रजामंदी ज्योतिरादित्य, और यह सारी प्रक्रिया चली और शिवराज सिंह चौहान आज की तारीख में भी दिल्ली के इशारे पर वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि चुनाव तो वो हार गए थे और उसके बाद वहां पर कमलनाथ की सरकार बनी थी। लेकिन पैसा तो चाहिए था, जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है दिल्ली की सहमति भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो यह सत्ता परिवर्तन वहां पर उनको मुख्यमंत्री बनाने दिया गया, लेकिन डोर कहीं दूसरी जगह नहीं, दिल्ली के पास। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में खत्म हो गए। कर्नाटक के भीतर बोम्मई कैसे मुख्यमंत्री बने, यह अपने आप में एक अजूबा है। और आज की हालत में
क्या हालत हो गई कर्नाटक के भीतर, यह सब किसी ने देख लिया। यानी ध्यान दीजिए, बैलेंस और पावर की जो ताकत मोदी और शाह के पास थी वो डगमगाने लगी। उत्तराखंड में धामी का मुख्यमंत्री बनना, उत्तराखंड के भीतर से कई आवाजें आती रही, लेकिन सब खामोश इसलिए क्योंकि ताकत दिल्ली के पास थी। झारखंड में जब रघुवर दास को बनाया गया था, उसी वक्त लोगों ने मान लिया था कि बीजेपी दोबारा नहीं जीत पाएगी, और हुआ यही। कहां से ले आए, यहां तक कि हरियाणा में देखिए खट्टर सरकार है, खट्टर की मौजूदगी कैसे एक झटके में मुख्यमंत्री के तौर पर हो गई। यहां तक कि बिहार देखिए, सुशील मोदी की क्या स्थिति हो गई, जो सबसे ताकतवर थे, और आज की तारीख में बिहार में कौन सा बीजेपी का नेता बीजेपी को हाँक रहा है, यह भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और इसके बाद असम में चले जाइए तो हेमंत बिस्वा कहां से निकले, कांग्रेस से निकल कर आए। बंगाल के भीतर कौन बीजेपी की अगुवाई कर रहा है, जो टीएमसी से निकल कर आया, जो ममता बनर्जी के सबसे करीब का शख्स था। यानी एक ऐसी बिसात थी जिसमें चुनाव जीतना है, ताकत अपने पास रखनी है, और पहली बार यही बैलेंस और पावर डगमगाने लगा। और जब यह डगमाया तो उसका परिणाम दो स्तर पर सामने आया। पहला स्तर था, जिस मुद्दों को लेकर 2014 से गढ़ा गया वो तमाम मुद्दे धीरे धीरे खारिज होने लगे। उस फेरिस्त को अगर पढ़िएगा तो हो सकता है आपके जहन में 2014 में डेवलपमेंट का मुद्दा हो, उस दौर में कांग्रेस सरकार द्वारा जो ब्लैक मनी का संकट था उसका जिक्र हो, उस दौर में महिलाओं पर जो अत्याचार था उसको लेकर नारे आपके जहन में आए। या फिर उस लकीर को आगे बढ़ाइएगा तो उसके बाद नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का भाव था, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का भाव था, इंटरनल सिक्योरिटी, इसको भी उभारा गया, करप्शन, ब्लैक मनी, और होते होते हिंदुत्व का कार्ड भी अयोध्या को लेकर खोला गया। और इस वक्त इस इंतजार में हर कोई रहा कि 2024 की जनवरी में जब राम मंदिर बनेगा तो फिर इसका प्रभाव पूरे देश में होगा। पूरे देश में प्रभाव कैसे होगा, जब बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने के लिए कांग्रेस ने कह दिया और पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस सक्रिय हो गई, लेकिन कोई प्रभाव, कोई परिणाम निकलकर बीजेपी के हक में नहीं आया। तो यानी राम मंदिर का प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहेगा। यहीं से असल चीज शुरू होती है, जो बतलाती है कि दरअसल एब्सोल्यूट पोलराइजेशन करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट बॉस या एब्सोल्यूट पावर योगी के पास है, और बीजेपी के निशाने पर अब कांग्रेस होगी। ध्यान दीजिए, इससे पहले योगी को माना जाता था उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, और उनके सामने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी खड़ी है। लेकिन कर्नाटक के बाद एक मुस्लिमों के भीतर जो मैसेज है, अगर उत्तर प्रदेश में समूचा मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के लिए शिफ्ट होता है तो एक झटके में बीजेपी के सामने अखिलेश यादव नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस खड़ी होगी। और कांग्रेस रीजनल फोर्स नहीं है, कांग्रेस नेशनल फोर्स है, और नेशनल फोर्स के सामने अगर योगी आदित्यनाथ को टकराना है तो फिर इस देश में योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं टकराना है। और अगर उत्तर प्रदेश का मैसेज इतना बड़ा रहता है और हिंदुत्व कार्ड इतना बड़ा है, जहां पे आरएसएस हमेशा से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी रही, तो फिर क्या 2024 से पहले बीजेपी के भीतर जो खेल की आशंका और संभावना को टटोल रहे हैं, क्या ये मानकर चले कि समूचा खेल 2024 से पहले हो जाएगा। क्योंकि सवाल यह भी है कि राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वह भी उसी जाति विशेष से आते हैं जिस जाति विशेष के योगी आदित्यनाथ हैं, और जिन 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स की इस दौर में चलती है वो सभी उसी जाति से आते हैं। जो अधिकारी हैं, नौकरशाही है, वह भी उसी रूप में आते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज पहली बार यह निकल रहा है कि दरअसल पैन इंडिया का बीजेपी का नेता और बीजेपी के नायक या बीजेपी का जो चेहरा था, वो दरअसल अब मुखौटे के तौर पर भी स्वीकार करने की स्थिति में देश नहीं है। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भीतर 80 सीटों पर ताकत दिखाते हुए और इस राजनीतिक प्रयोग को राष्ट्रीय तौर पर दिखाने की ताकत हो या ना हो, लेकिन आरएसएस अपने एजेंडे को नहीं छोड़ेगा, अपने हिंदुत्व के जो उसके झंडा बरदार उसके भीतर में, वह उसे छोड़ना नहीं चाहेगा।
इस खेल को वह योगी आदित्यनाथ के आश्रय खेलने की शुरुआत तो नहीं कर देगा। और खास तौर से तब जब तमाम राज्यों के भीतर जो तमाम नेता हैं जिनकी पहुंच पकड़ एक वक्त बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमारी के साथ होती थी, वह एक झटके में अगर हाशिए पर है तो क्या उनके भीतर भी यह सवाल उठेगा? और जो कुलबुलाहट बीजेपी के भीतर लगातार चल रही है, उसमें नया चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ के तौर पर उभर कर आएगा, या फिर योगी आदित्यनाथ के बदले कोई किसी दूसरे चेहरे पर सहमति हो जाएगी? लेकिन चूंकि बार बार और झटके के साथ हर बार खारिज करने की स्थिति में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के रास्ते राजनीतिक रास्तों ने रचा है पूरी साजिश। और संगठन को किस रूप में वहां पर चलाया जाए, नहीं चलाया जाए, यह सारी प्रक्रिया को 2017 और 2022 के चुनाव में बाखूबी देखा गया है। लेकिन हमने आपसे कहा ना, बलराज मधोक और लाल कृष्ण आडवाणी को याद कर लीजिए। बलराज मधोक की बड़ी ताकत थी जब उन्हें काउंटर किया गया अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के जरिए। उस दौर में जब वो जिंदा थे, इस बात का जिक्र भी करते थे, कई मौकों पर हमारी मुलाकात भी हुई, इंटरव्यू भी लिया गया और उसको दिखाया भी गया, न्यूज चैनल पर आज तक पे दिखाया गया था। लेकिन सवाल उन क्षणों को भूलते हुए अगर आडवाणी के दौर में नजर आइए, इस दौर में जो तमाम दरकिनार कर दिए गए, हो सकता है उसमें मुरली मनोहर जोशी का नाम आपके जहन में आ जाए, शांता कुमार का नाम याद आपको जहन में आ जाए, यशवंत सिन्हा का नाम याद आ जाए, अरुण शौरी का नाम आपके जहन में आ जाए। यानी ताकत पाने हुए, और ताकत अगर एब्सोल्यूट हो तो इसका मतलब बहुत साफ है कि किसी को कोई बख्शने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यह परिवर्तन तीन स्थिति में आ रहा है। पहला, अगर मुस्लिम और दलित शिफ्ट होगा कांग्रेस की तरफ तो कांग्रेस सेकंड प्लेयर के तौर पर उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सामने संकट होगा, वो क्या करें। बीएसपी को पहले ही चुनाव में खारिज किया गया, ठीक उसी तरीके से जो सवाल जेडीएस के साथ कर्नाटक में उभरा कि क्या वह बीजेपी के साथ खड़ी है और इसीलिए जेडीएस को वोट देने से फायदा बीजेपी को वोट देना जरूरी है, इसीलिए ओल्ड मैसूर और बेंगलुरु शहर में जेडीएस के वोट बड़ी तादाद में बीजेपी के हिस्से में भी शिफ्ट हुए। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बीएसपी के साथ भी रही, जहां वोट शिफ्ट हुए बीजेपी के पक्ष में। दूसरी स्थिति, जो योगी वर्सेस अखिलेश था, वो एक झटके में योगी वर्सेस कांग्रेस होगा। अखिलेश एक छोटे छत्रप के तौर पर रह जाएंगे और जैसे ही कांग्रेस के काउंटर में योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे, तब यह सवाल खड़ा होगा, जब इतनी बड़े, और उसका प्रभाव दिल्ली पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव कुछ हरियाणा में भी पड़ता है, उसका प्रभाव कुछ मध्य प्रदेश और कुछ बिहार में पड़ता है। यानी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रयोग के दायरे में तकरीबन लोकसभा की 100 सीटें आ जाती हैं। तो क्या यह माना जाए कि उस लिहाज से राजनीति करनी है और मौजूदा वक्त में मोदी का चेहरा इस दौर में खारिज हो चुका है? क्या यह सवाल उठने लगेंगे? और चूंकि आरएसएस की जरूरत है, जब योगी वर्सेस कांग्रेस की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में खुलकर निकल आएगी, तो फिर योगी की ताकत जो है, जो कम्युनिटी के स्तर पर जो ध्रुवीकरण करने की ताकत है, उसकी असल परीक्षा शुरू हो जाएगी और यह आरएसएस की भी परीक्षा होगी। यानी योगी की बीजेपी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन मोदी की बीजेपी इस देश में मजबूत नहीं बच पा रही है। और यही वो संकट है जो पहली बार अलग अलग जगहों पर जो बुलबुले निकल कर आ रहे थे, उसको एक पहली बार बीजेपी और आरएसएस में एक स्पेस मिल रहा है, जहां पर सवाल सिर्फ एक ही है, जो पाठ बीते 9 बरस से पढ़ा गया। चुनाव जीतना ही विचारधारा है, चुनाव हर हाल में जीतना ही राजनीतिक करना है और राजनीतिक जीत है, इससे हटकर कुछ भी नहीं। तो फिर जब कुछ भी नहीं, तो चुनाव जीतना और चुनाव हारने वाले को दोबारा चुनाव जीतने के लिए खड़ा करना, क्या यह सवाल उठना शुरू हो गया है? उठना शुरू हो या ना हो, लेकिन योगी की ताकत ने इस पोस्टर के बाद दिखला दिया है कि दिल्ली कितनी घबराई हुई है, या बीजेपी के भीतर कितनी हड़कंप मची हुई है कि अपने नायक को बचा कर रखा जाए, अन्यथा जो पूरी कोठरी दरकिनार जो मोदी को घेरे हुए है दिल्ली में, उस कोठरी आ जाएगा, क्योंकि चुनावी हार बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में बीजेपी नहीं है और आरएसएस भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।